चलो सब आ गए। अच्छा जी। अली कह रहे हैं अपलोड द रिकॉर्डिंग्स। मैं अली इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूंगा सारी रिकॉर्डिंग्स, आज का लेक्चर इंक्लूडेड। अच्छा जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि जिसमें आपको मैच करना होता है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को उसके डिस्क्रिप्शन से, किसी चीज को उसकी डेफिनेशन से। तो लेकिन ये आपको जरा फिर भी याद रखनी जरूरी है, और इसीलिए हम इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या मतलब है, प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब है, और इसमें क्या चीज स्टोर होती है। बाज दफा वो उसको डिफाइन डिफाइन कर रहे होते हैं, बाज दफा ये बता रहे होते हैं कि ये चीज क्या कंटेन करती है। तो दोनों चीजें हमें जब तक याद नहीं होंगी उस वक्त तक हम उसके डिस्क्रिप्शन से उसको मैच भी मुश्किल से कर पाएंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी हमें याद रहेगा उतनी जल्दी ये सवाल हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों के पास कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं? भाई आप कौन से सिस्टम पे काम बैठते हैं? मतलब आप बैठते नहीं है उस पे, बैठे तो आप चेयर वगैरह पे होंगे, लेकिन ये कि कौन सा कंप्यूटर है, कुछ पता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मैकबुक प्रो। अच्छा। इसमें M3 मैक्स है और और सिक्सटी झूठा फोर है। जीबी रैम है। और सर इसने मुझे ऐसे ही धोखा दिया था अभी कुछ महीनों पहले। अच्छा। नहीं सर, असली में उसमें i3 फोर्थ जनरेशन है, उसके अलावा 4 GB रैम है। ठीक है। और बस। i3, कोर i3 है नहीं, वो? कोर i3 फोर्थ जनरेशन। क्या हो गया, कोर i7 है भाई। कोर i3 है, कोर i7 दूसरे आई वाले सेवन लैपटॉप है में। भाई। अच्छा ये वाला नहीं है। नहीं। अभी हाँ, जिस अभी जिस पे लेक्चर सुन रहे हो वो कौन सा है? ये मेरा वाला जो लैपटॉप है वो कोर i3 है। अच्छा ये कोर i3 है। तो कोर, कितने कोर्स हो किसी सीपीयू के, कोर्स होते क्या है पहले तो जरा सा ये देखेंगे, फिर कितने कोर्स हो इससे फर्क पड़ता है, क्लॉक स्पीड क्या होती है, अभी कहा क्या कितने जीबी क्या है रैम, उससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। ये जो फादर बोर्ड है शाहनवाज, ये कौन से सिस्टम पे है? सर ये तो फ्यूचर जनरेशन हो जाएगी मदरबोर्ड की। हाँ। तो शाहनवाज ये तुम कौन से सिस्टम पे हो, कितने कोर्स सर हैं इसमें? डेल ऑप्टीप्लेक्स 4 कोर्स 4 थ्रेड्स। हाँ ठीक है। ये कोर थ्रेड क्या होता है, मतलब कोर कहा तुमने, थ्रेड भी कहा, फिर ये क्या किया? पता नहीं सर। कोर का मतलब थ्रेड्स होता है क्या? नहीं सर। फिर? तो कभी रिसर्च करी नहीं। अच्छा, बस ऐसे ही हम समझते हैं कि सर आई यार गेस के सीपीयू के डुअल अंदर कोर्स होते हैं, कोर कोर्स टू के अंदर लेंगे, थ्रेड्स कोर होते हैं। थ्री लेंगे। क्या कह रहे हो समी? आई गेस के सीपीयू के अंदर कोर्स होते हैं, कोर्स के अंदर थ्रेड्स होते हैं। कोर्स के अंदर थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ये। और अच्छा जितने ये, ज्यादा कोर्स होंगे उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, जितने ज्यादा कोर्स होंगे क्योंकि उतने ज्यादा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उतने ज्यादा हमारे पास फेच एक डिकोड वक्त पे टास्क हो सकते हैं। साइकिल जो है वो एक टाइम पे चल सकते होंगे। ठीक है। और असल में तो जो मशीन साइकिल है, यानी जो मशीन को एग्जीक्यूट करता है किसी इंस्ट्रक्शन को जो मशीन, तो वो क्या है, वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है। और इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जितने लोग होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक काम मुझे करना है और वो मैं डिवाइड कर दूं 4 लोगों में, तो ज्यादा जल्दी हो पाएगा। यानी मेरे पास 4 मजदूर हैं और एक दीवार बनानी है, तो मैं एक से कहूंगा कि भाई तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करो। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे और भी चीजें चाहिए। अभी मैं सिर्फ ये एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 4 रिसोर्सेज हैं और मुझे ये एक काम परफॉर्म करना है, लेकिन मुझे उस काम को किसी तरह से शेड्यूल भी तो करना पड़ेगा, तो मुझे एक शेड्यूलर भी चाहिए। तो शेड्यूलर भी होता है, वो कहाँ से आता है, वो कौन होता है, उसको भी हमें जरा शायद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन ये हम सॉफ्टवेयर में करेंगे क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है शेड्यूलर। अभी जो हार्डवेयर का पार्ट होता है जिसको हम कोर कहते हैं, नंबर ऑफ कोर्स जो कि हमारे पास सीपीयू में होते हैं। तो सीपीयू में नंबर ऑफ कोर्स जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, और जितने ज्यादा कोर होते हैं आपके सिस्टम में उतना ज्यादा आपका सिस्टम बेहतर परफॉर्म कर पाता है।
और उसकी वजह ये होती है कि एक सिंगल कोर में आपके पास वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में जिनकी हमें जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ अ सीपीयू हैज वन कोर इट कैन परफॉर्म वन फेच डिकोड साइकिल एट वन टाइम। अगर दो कोर होंगे तो it can perform two fetch decode execution cycles at the same time, one on each core। ठीक है, कुछ के पास 4 कोर होते हैं, ये जो लिखा हुआ है क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, और जितने ज्यादा कोर होते हैं उतने ज्यादा हम फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स जो है वो परफॉर्म कर सकते होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे पास जो कि अभी शाहनवाज ने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, क्या इस्तेमाल किया था लफ्ज? थ्रेड्स का। जी सर। मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी, एक होता है थ्रेडिंग और एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको जरा सा एक्सप्लोर करते हैं अभी। मल्टीपल कोड्स पहले जरा सा ये देख लें। अलाउ अ कंप्यूटर टू मल्टीटास्क, मल्टीटास्किंग भी हो सकती होती है, यानी मुख्तलिफ टास्क जो है वो एक ही वक्त में आप परफॉर्म कर सकते हो। अब हम देखते हैं कंप्यूटर कि आप एक वक्त में 10 विंडोज ओपन कर सकते होते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब आपके पास मल्टी कोर या मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स नहीं होते थे, जैसे कि आप एमएस डॉस पे अगर कोई काम कर रहे हो तो आप एक वक्त में एक ही कमांड लिख सकते हैं ना, और एक ही विंडो पे आपको एक ही चीज का रिजल्ट नजर आएगा जो आउटपुट विंडो है। तो जो डॉस सिस्टम्स थे, पुराने जो सिस्टम्स थे, हार्डवेयर पुराना था, तो वो मल्टीटास्किंग सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि उसमें कोर्स ज्यादा नहीं होते थे। ठीक है, तो मल्टीपल कोर्स अलाउ अ कंप्यूटर टू मल्टीटास्क, यानी एक वक्त में, मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है? एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क्स परफॉर्म कर सकने की कैपेबिलिटी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। The capability to perform multiple tasks simultaneously, simultaneously का मतलब होता है at the same time, is called multitasking। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली जो हमने इस टॉपिक की हेडिंग देखी है वो है फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू। तो इट इज नॉट ओनली द कोर that affect the performance of a CPU. There are other variables, there are other components as well that impact the performance of a CPU. वो क्या क्या होते हैं आपके ख्याल से? जी बताइए इब्राहिम। मेमोरी होते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, मेमोरी में मतलब क्या मेमोरी? सर जो आपकी मेमोरी जो अच्छा। यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है, जो मेमोरी यूटिलाइज हो रही होती है, एक मेमोरी आपने इसको होती है, स्टोर किया हुआ होता है सर। एक मेमोरी होती है रैम। ठीक है, और एक आपने नाम सुना होगा अक्सर, उसको हम, रोम। नहीं नहीं रोम नहीं, उसको हम कहते हैं कैशे DRAM। मेमोरी। ओ, ये सर कैशे ये मेमोरी टेम्पोररी फाइल इंटरनेट, स्टोर करता है। ये क्या होती है कैशे मेमोरी, क्या होती जो सारी टेम्पोररी फाइल यूज हो रही होती हैं आपकी, इनको स्टोर है? ठीक है, करता है। अच्छा, जिस अगर तरह ऐप किसी, नोटिफिकेशंस होते हैं, अगर वेस्ट जो किसी ऐप नोटिफिकेशंस होते हैं। अगर किसी सीपीयू के पास रैम हो और उसके पास कैशे ना हो, तो हम्म। क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? बुरी होगी क्योंकि सर उसको फिर आपका पूरा स्टोरेज बहुत में बुरी जाके होगी। निकालना होगा सर। नहीं नहीं, रैम तो है, स्टोरेज में क्यों जाके निकालना होगा? देखो स्टोरेज अलग है, रैम अलग है, कैशे अलग है। बात समझ में आ रही है? कैशे अलग है, रैम अलग है, स्टोरेज अलग है। ठीक है, अब ये तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कैशे, कैशे मेमोरी किसे कहते हैं? द मेमोरी दैट स्टोर्स टेम्पोररी फाइल्स। ठीक है, कैशे वो मेमोरी होती है
जो कि काम करती है सीपीयू के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में नल में पानी कहाँ से आता है? नीचे जो वाटर टैंक बना हुआ है वहां से आता है। कहाँ से आता है? सर वहीं से आता है पाइप्स के थ्रू। हाँ, लेकिन हर वक्त अगर वहां से पानी आना पड़े तो होगा क्या कि हर वक्त आपकी मोटर को चलते रहना पड़ेगा नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक से। तो आपने अपनी आसानी के लिए क्या किया हुआ है, आप एक दफा मोटर चलाते हैं और क्या करते हैं, अपनी कैशे मेमोरी कह रहा हूँ, अपने वाटर टैंक में जो आपकी छत पे बना हुआ है उसमें पानी स्टोर कर लेते हैं। बात आ रही है समझ में? अब वो मेमोरी, वो कैशे फुल हो गई, आपकी कैशे में आ गया पानी या डेटा। अब आपने नल खोला तो आपने पानी ले लिया। बार बार थोड़ी मोटर चलाने की, बार बार सीपीयू को प्रोसेसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एक दफा उसने जो चीज जिसकी जरूरत थी, उसको पता था कि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, उसने उठा के अपनी मेमोरी में, कैशे मेमोरी में रख दिए, ताकि सीपीयू को बार बार प्रोसेस ना करना पड़े। प्रोग्राम उसने रैम में लोड किया। समझ में आ रही है? तो कैशे is a type of data storage within the CPU. Instructions and data that the computer most uses most can be stored in the cache. बार बार जिस चीज की जरूरत पड़ रही हो, जिस डेटा की जरूरत पड़ रही हो, वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? कैशे में। प्रोग्राम स्टोर किया जाता है रैम में। जिस डेटा की जरूरत पड़ रही हो वो कहाँ स्टोर किया जाता है? कैशे में, कैशे मेमोरी में। तो होता क्या है कि सीपीयू को बार बार डेटा फेच करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैशे से डेटा लेके उस प्रोसेस को जल्दी से एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। बीच में इंटेल ने एक प्रोसेसर निकाला था, उसका नाम था सेलेरॉन। ये सर। सेलेरॉन प्रोसेसर की एक, ऑब्वियसली उसकी एक खुसूसियत ये थी कि उसकी कॉस्ट जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या था? उसका ड्रॉबैक क्या था? किसी को याद है? किसी को, मतलब अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये। उसका ड्रॉबैक ये था कि उस प्रोसेसर में कैशे नहीं थी, और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस स्लो थी बहुत, और इसीलिए वो, उसकी कॉस्ट कम थी। इंटेल ने इसी तरह से एक और भी प्रोसेसर निकाला था, उसका नाम था एटम। एटम प्रोसेसर उसने निकाला था। अब वो चीजें नहीं मिलती बहुत ज्यादा। उसने निकाला था नेट बुक्स के लिए। देयर वाज अ डिवाइस कॉल्ड नेट बुक्स। कभी सर्च करिएगा, कीजिएगा, आपको पता चलेगा नेट बुक्स क्या होती थी। स्मॉल 10 इंच कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स होते थे, जो कि सिर्फ स्पेशल पर्पस सर्व करते थे, और वो वर्ड प्रोसेसिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए बनाए गए। ठीक है, ये क्रोम बुक से पहले की बात है। सर तो मतलब क्रोमबुक्स का पुराना वर्जन था ये तो। जी जी, नहीं, क्रोम बुक से पहले। क्रोम बुक्स तो बेसिकली क्रोम ओएस पे चलती है ना। ये विंडोज एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल करती थी। लेकिन इनकी जो, क्योंकि प्रोसेसर में वो सारी कैपेबिलिटीज नहीं थी, इसमें भी कैशे मेमोरी नहीं थी, तो इसलिए इनकी जो कैपेसिटी थी वो लिमिटेड थी, और इसीलिए ये सिर्फ ब्राउजिंग के लिए और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी ये मशीन्स, ये बुक्स। ठीक है। अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। मुझे लगता नहीं है कि इसके बारे में मुझे आपको बताने की, पढ़ाने की जरूरत है। आई होप यू नो व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। है इब्राहिम, बारकोड स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? सर मैं गलत आंसर बताऊं, सही आंसर बताऊं? तुम नेगेटिव नेगेटिव आंसर बताओ। ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, अब बताओ मैं ना। सर सही बोला। सर वो हमारा बार कोड स्कैनर सर इनपुट डिवाइस होता है। वेरी गुड। अच्छा, और ये जो टच स्क्रीन है, सर ये भी एक इनपुट डिवाइस होता और जो सर ये दोनों है। ये दोनों है ना,
ये हमने उस दिन बात भी की थी कि भाई इस पे आपको आउटपुट नजर भी आ रहा है और इसके थ्रू आप इनपुट भी दे रहे हैं। सर ऑप्शन ही नहीं था। सर और एक सवाल है। ऑप्शन तो लेना पड़ता है ना, ऑप्शन जरूरी थोड़ी है हो। सर सवाल है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा ये भी जरा सा इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आपके एग्जाम्स जो मैं देख रहा था, टॉपिकल्स भी जो देखे मैंने, उसमें इस तरह के एग्जाम्स हैं कि इनपुट डिवाइसेस के डिस्क्रिप्शन भी बता दें, इसका एग्जाम्पल बता दें क्या है। तो बार कोड स्कैनर आपने कहाँ देखा है? दुकानों में, दुकानों में जो सुपरमार्केट्स में। पॉइंट ऑफ सेल होते हैं ना, वहां पे आपने देखा है। डिजिटल कैमरा कहाँ देखा है आपने? इनपुट डिवाइस है, मतलब कहाँ देखा है नहीं। इनपुट डेटा कौन सा होता है इसमें? वीडियो। जो फोटोग्राफ्स का, सर वीडियोस का जो डेटा होता है वो इनपुट होता है। एन एग्जांपल ऑफ यूजेस, यू टेक पिक्चर्स थ्रू डिजिटल कैमरा, और वो डिजिटल कैमरा आपके फोन में भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है। कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल माउस, क्यूआर कोड स्कैनर जो कि फोन में भी होता है और अलग से भी होता है, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सारी चीजें आपको पता है कि इनका जो इनपुट है वो क्या है, एंड वेयर आर दीज थिंग्स यूज्ड। ठीक है, मुख्तलिफ आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और ये चैप्टर होपफुली अगली क्लास में हम खत्म कर लेंगे। फिर जब आप लोग सैटरडे को आएंगे तो इसकी जरा सी कुछ प्रैक्टिकल चीजें, जैसे ये एक नेटवर्क कार्ड है, पहले होता था ये, अब ये बिल्ट इन होता है मदरबोर्ड्स में। ठीक है, इसको जरा सा देखेंगे ये क्या काम करता है, क्यों काम करता है, इसको निकाल के देखेंगे सिस्टम से। ये एक राउटर है, राउटर वायरलेस क्या करता है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं राउटर को, राउटर में, स्विच में और हब में क्या फर्क है, इसको जरा सा हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि क्या है। ठीक है, और बस फिर ये एंड हो जाएगा हार्डवेयर वाला चैप्टर अगली क्लास में, और सैटरडे को हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे और फिर खत्म। ठीक है, सर सर अभी मेरा कंफर्म सवाल है। होगा ना कि सैटरडे को है कि नहीं? क्या कह रहे हो? अभी कंफर्म होगा ना कि सैटरडे को है कि नहीं? नहीं, मेरी तरफ से तो कंफर्म है। फाइल्स अवेलेबल है? फाइज क्यों नहीं है? फाइज ने कहाँ जाना है? आई थिंक उसको कहीं जाना है। कहाँ जाना है? ग्राउंड ट्राइब की मीटिंग है शायद। ये फाइज की मीटिंगों का हिसाब तुम रख रहे हो? अच्छा, नहीं मुझे तो नहीं बताया फाइज ने भाई। सर अभी मुझे बता रहे थे मुश्किल होगा इस हफ्ते, तो मुझे तो जाना है। क्या? तभी चैट पे बता रहा था फाइल में सर कि हाँ, मुश्किल होगा। नहीं मैंने इसीलिए आपके सामने एक प्रपोजल रखा है कि मेरी तरफ से फाइनल है, अगर आप लोगों में से किसी को कहीं जाना है या कोई चीज है, जैसे कि अभी समी ने बताया कि उसकी क्लास होती है 11 बजे तक, तो मैंने कहा ठीक है हम तुम्हारा वेट कर लेंगे, हम 11:15 बजे शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर फाइज भी ये बता देता तो हम उसी वक्त ही इसको डिस्कस कर लेते। लेकिन अभी भी आपके पास दिन है, 1-2 दिन में अगली क्लास तक सोच लें, सैटरडे का कोई भी टाइम हम जो सब जिस पे अवेलेबल हो वो हम सेट कर लेते हैं। अगर सुबह नहीं तो फिर हम दोपहर में कर लेते हैं, सुबह में करने ग्रुप का। पे पोल कर दें, हाँ, सुबह में करने देखेंगे का। सब। सुबह में करने का एक फायदा ये होता है अर्ली आवर्स में, कि उसके बाद आपके पास दिन हो जाता है ना, अवेलेबल होगा, आप कुछ आपने कुछ और करना है तो कर लीजिएगा। ये शाम में हम कर लेते हैं कुछ ऐसे, 2 बजे के बाद कर लेंगे, 2 से 4-5 बजे तक। ठीक है, और बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। ठीक है, सर क्लॉक स्पीड के बारे में पूछना था सर, व्हाट इज इसके क्लॉक बारे में स्पीड? क्लॉक स्पीड। तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही समी। क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड के बारे में अभी तो हमने बात ही नहीं की है, क्लॉक स्पीड हम करेंगे अगली क्लास में, क्लॉक स्पीड की बात। सही है। ये क्या होती है क्लॉक स्पीड, कितने हर्ट्ज होती है, कितनी होनी चाहिए, बेसिकली आसान सी बात ये है कि कितने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वो क्लॉक स्पीड होती तो जो जी है। एक चक्कर, गजेलियन हर्ट्ज ये जो पूरा मेगाहर्ट्ज में चक्कर लिखा है ना, होता है वो क्लॉक स्पीड होती है। ये जो पूरा चक्कर है ना,
ये कितनी दफा कितनी तेज हो सकता है, ये क्लॉक स्पीड है बस। क्लॉक क्लॉक किसे कहते हैं? क्लॉक का मतलब ये होता है पूरा चक्कर घूम जाए ना, तो ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, दिस इज क्लॉक स्पीड। और सर ओवरक्लॉकिंग क्या होती है? सॉरी, ओवरक्लॉकिंग, हार्डवेयर ओवरक्लॉकिंग जो होती है। हार्डवेयर ओवरक्लॉकिंग ये होती है कि क्लॉक स्पीड तो आपकी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है तुमने, इसमें इसमें नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं मैं, बाकी लोग परेशान ना हो। आपकी क्लॉक स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन आपका हार्डवेयर रिस्पॉन्ड नहीं करता उतनी तेज। बात समझ में आ रही है? आपने, जी सर। आपकी क्लॉक स्पीड बहुत तेज है, लेकिन आपका हार्डवेयर का जो रिस्पॉन्स रेट है ना, वो तेज नहीं है, वो स्लो रिस्पॉन्ड करता है। मतलब है कि वो दो डिवाइस कंपेटेबल नहीं है। एग्जैक्टली exactly. और ये उसी वक्त होता है जब दो डिवाइसेस कंपैटिबल ना हो। आप पीसी के साथ ऐसी ड्राइवर की वजह डिवाइस, से? सॉरी, ड्राइवर की वजह से? नहीं नहीं, सिर्फ ड्राइवर की वजह से नहीं, हार्डवेयर के भी मामला होते हैं। फिर तो ओके क्लॉक सर। स्पीड वो होती है जो गज़िलियन हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज एक होती है, फाइन एक मिलती है। एक एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लेटेंसी, ठीक है, डिले। अब एक चीज है, मैं इस माउस में क्लिक करता हूं तो क्लिक हो जाता है, फौरन हो जाता है, ठीक है। अब अगर लेटेंसी होती है, ये कोई पुराने जमाने का माउस में इस्तेमाल कर रहा होता है जिसकी लेटेंसी ज्यादा होती, तो मैं क्लिक करता, उसके आधे सेकंड बाद स्क्रीन पे क्लिक होता कहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो कि हम अब ये डिटेल में इसको ऑब्वियसली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर।